नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त हो चला है हमारे खास बुलेटिन वंदे भारत का, जिसमें आपको दिखाएंगे दिन भर की वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में छाई रही। देश प्रदेश से लेकर दुनिया की हर एक बड़ी हलचल, कोई भी बड़ी खबर छूटेगी नहीं। मतलब ये बुलेटिन आपने देख लिया तो समझिए दिन भर की पूरी खबरों से आप अपडेट हो लिए। तो चलिए बिना रुके शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको इंडिया टू इंटरनेशनल पूरा हाल वंदे भारत में। जैसे जैसे एमसीडी के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली की सियासत भी तेज होती जा रही है और आज ये सियासत जिसकी आज दिल्ली के कूड़े तक जा पहुंची। सीएम अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे तो दूसरी तरफ बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने नजर आए। दिल्ली में अब राजनीति कूड़े पर हो चली है। हर तरफ बवाल है, हंगामा है और सियासी नारेबाजी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली नगर निगम के दायरे में आने वाली गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे, लेकिन इस दौरे को लेकर खूब हंगामा बरपा। उनके पहुंचने से पहले बीजेपी ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। इस हंगामे और विवाद के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। ये कूड़े का पहाड़ नहीं है, ये इनके कुकर्मों का पहाड़ है, ये इनके भ्रष्टाचार का पहाड़ है जो इन्होंने दिल्ली के लोगों के साथ छलावा किया है। मैं आज चैलेंज करना चाहता हूं बीजेपी को, मैं चैलेंज करता हूं, इनके सबसे बड़े नेताओं को चैलेंज करता हूं। 15 साल में एक काम बता दे इन्होंने, एक काम, कोई एक काम जो एमसीडी वालों ने 15 साल में किया हो। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने एमसीडी में होने वाले चुनाव को लेकर भी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की। दिल्ली के बुजुर्गों से, दिल्ली की माताओं से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए तीर्थ यात्रा का श्रवण कुमार बनके, तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं। बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। इस बार बदला लेना है। इस बार का चुनाव केवल कूड़े के ऊपर होगा, कूड़ा सफाई, दिल्ली की सफाई के ऊपर ये चुनाव होगा। इस कूड़े के विवाद में बीजेपी की तरफ से भी पलटवार आया। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने सवाल पूछे और कहा कि आखिर इतने सालों बाद केजरीवाल को क्यों गाजीपुर कूड़े की याद आई। ना जो वो पहाड़ 40 से 50 फीट नीचे आ चुका है, एलजी साहब के एफर्ट से और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो आप वहाँ पर जाके राजनीति करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि आपकी तरफ से क्या कभी कोई एफर्ट हुआ है? कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर रस्साकशी तेज हो चली है। आरोप प्रत्यारोप का दौर है और दिल्ली नगर निगम के चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर रखी है, जिसमें दिल्ली में एमसीडी के लिए 250 वार्ड हैं, वहीं अनुसूचित जाति के लिए 42 वार्ड रिजर्व होंगे। तो दिल्ली में एमसीडी का चुनाव कूड़े के पहाड़ के नाम हो चुका है, यानी कि दिल्ली में कूड़े पर सियासत गरमाई है। तो बाकी दुनिया का हाल क्या है, आपको यह भी जानना चाहिए किस तरीके से दुनिया में कूड़े को मैनेज किया जाता है। जो विकसित देश हैं वो अपना जहरीला कचरा एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को बेचते हैं। इसे कहा जाता है ग्लोबल वेस्ट ट्रेड। दुनिया भर में करीब 6.4 करोड़ लोग ग्लोबल वेस्ट ट्रेड के कचरे से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। 1.92 लाख टन ई वेस्ट हर साल घाना के एक्रा स्थित डंपिंग साइट पर पहुंचता है, जिससे वहां की हवा, वहां का पानी, वहां की जमीन सब कुछ प्रदूषित हो रहा है। वहां पर इस ई वेस्ट की रिसाइकलिंग के काम से जुड़े 10,000 लोग गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे हैं। साल 1990 के दशक में 4,000 टन केमिकल वेस्ट नाइजीरिया में बरामद हुआ था और इटली की एक कंपनी ने इस पर फर्टिलाइजर का लेबल लगाकर इसे भेज दिया था।
इस कचरे से कई लोगों की मौत हुई थी और 1980 की शुरुआत में उन्होंने कचरे से भरे हुए पानी के जहाज अफ्रीकी देशों में भेजने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन इसके साथ ही पूरी दुनिया में अगर आप समझेंगे तो एक कचरा बड़ी समस्या बना हुआ है और इससे निपटने की भी जरूरत है। यहां यह भी समझते हैं कि आखिर कौन सा कचरा कितना ज्यादा है, कितना खतरनाक हो सकता है। पूरी दुनिया भर में अगर आप इस वेस्ट को समझेंगे तो सबसे ज्यादा कचरा प्लास्टिक का होता है, जो कि कुल वेस्ट का 44% है, 44%। दूसरे नंबर पर होता है पेपर और कार्डबोर्ड का कचरा, जो कि 17% है कुल वेस्ट का, और जो बाकी कचरा है उसका परसेंटेज 14 का है, यानी कि 14%। खाद्य पदार्थों की अगर बात करें तो इस तरह का कचरा पूरी दुनिया में 12% के आसपास है, और ग्लास का कचरा यानी कि जो कांच का कचरा है वो 5% है। वहीं मेटल का वेस्ट 4% का है और लकड़ी महज 2%। और इसी तरीके से आप कचरे को बांट सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि कचरा आज की तारीख में एक बड़ी समस्या है और इस गंदगी से निपटने की भी जरूरत सिर्फ भारत देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है। तो बात तो हो गई कचरे को लेकर, लेकिन अब वापस दिल्ली की सियासत की एक और बात कर लेते हैं, क्योंकि केजरीवाल 7 साल बाद कूड़े का पहाड़ देखने के लिए पहुंचे थे। वो तस्वीर आप सबने देखी, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल को यमुना का किनारा दिखा दिया और उसको लेकर बीजेपी ने एक सीख भी दे दी। एक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे तो दूसरी ओर दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने यमुना घाट पहुंचकर केजरीवाल सरकार को जमकर घेरा। आप सोचिए, ये अमोनिया फास्फोरस के झाग और ऊपर से केमिकल डल रहा है इसमें। 50,000 लीटर केमिकल पकड़ा है यहाँ पे, जो ये झाग को छुपाने के लिए डाल रहे थे। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसका हम लोग FIR कराने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये सीधा सीधा हत्या और हत्या के प्रयास का एक। बीजेपी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 2013 में दावा किया था कि यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग डुबकी लगा सकेंगे, लेकिन आज भी यमुना में झाग तैर रहा है। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि जब वो कालिंदी कुंज घाट पर पहुंचे तो वहां झाग को छिपाने के लिए जहरीले रसायन का छिड़काव किया जा रहा था। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल के लिए प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं है। यदि होता तो दिल्ली के सीएम छठ से पहले यमुना के किनारे जाते। दरअसल छठ का त्योहार आ रहा है। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को देखते हुए नए घाटों को बनाने का ऐलान किया था। इसके लिए सीएम केजरीवाल ने सभी सुविधाओं के साथ 1100 घाट बनाने की बात की थी, जिसके लिए 25 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई थी। लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ और ही है। दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी के पानी में जहरीला झाग तैरता दिखा। गंदी है, इसको सफाई करवा देगा। कल से मेरे छठ पूजा है, सफाई रहते तो बढ़िया लगते। अब यहाँ पर तो दिक्कत बहुत है। ये सिर्फ इस बरस की तस्वीर नहीं है। अपने टीवी स्क्रीन पर अब आप 2 तस्वीरों को देखिए। एक तस्वीर 9 नवंबर 2021 की है और दूसरी आज की। तो बस साल बदला है, तारीख बदली है, लेकिन यमुना का हाल जस का तस है। धार्मिक लिहाज से देखें तो यमुना मां के समान है, लेकिन एक मां का ये हाल कई सवाल खड़े करता है। आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कल नहाय खाए के साथ हो जाएगी और पूर्वांचल के लोग अपने घर में पहुंचने के लिए उतावले नजर आए। रेलवे स्टेशन पर लोगों का हुजूम साफ नजर आया। हालांकि रेलवे की तरफ से 250 अन्य ट्रेनें चलाने का ऐलान जरूर किया गया, लेकिन स्टेशन पर लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। आस्था का महापर्व यानी छठ कल शुक्रवार से नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो बिहार और खास करके पूर्वांचल के लोग हैं, जो राजधानी दिल्ली और दिल्ली NCR में जो रह रहे हैं, वो अपने घर जाने के लिए किस तरह की मशक्कत कर रहे हैं, उसकी एक वानगी आपको मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर किस तरह से जो दिल्ली NCR और दिल्ली में रह रहे जो बिहार और यूपी के पूर्वांचल के जो लोग हैं वो आए हुए हैं इस उम्मीद से कि कल वो अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएं। इसी उम्मीद से सभी पहुंचे हुए हैं। कहाँ जाना है? दरभंगा जाना था। दरभंगा जाना। किस ट्रेन का टिकट है? बिहार संपर्क क्रांति के लिया था हमने। अच्छा, वेटिंग मिला या कंफर्म मिला आपको? नहीं, मैंने चालू टिकट लिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि कंफर्म करवा लूंगा, लेकिन इतनी भीड़ थी, चक्कर में नहीं। पटना जाएंगे। टिकट मिल गई आप लोगों को? टिकट मिला मगर जर्नल मिला नहीं, बोला इसमें ये नहीं है। किस ट्रेन की मिली है? ये इसका 02564। टिकट मिला आपको?
हाँ, जनरल टिकट से ज़्यादा कंफर्म नहीं हुआ। तो देख रहे हैं जो अधिकतर लोग हैं छठ में घर जाना चाहते हैं, पटना और बिहार और पूर्वांचल के विभिन्न जगह, लेकिन इन लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिला क्योंकि कंफर्म टिकट है ही नहीं। हालांकि रेल मंत्री ने कहा कि 250 से ज़्यादा ट्रेनें चलाई गई है स्पेशल छठ को लेकर। कपिल सोलंकी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, दिल्ली। वहीं बिहार की राजधानी पटना में छठ पर्व की धूम नजर आई है। जिला प्रशासन की तरफ से घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है और हमारे संवाददाता की रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। देखिए मेरे पीछे क्या तैयारी है। आज से ही जो है छठ के गीत कई दिनों से पटना के तमाम गलियों में गूंज रहे हैं और आज से ही महिलाएं जो है स्नान कर रही हैं क्योंकि कल ही नहाए खाए के साथ इसकी शुरुआत होगी और लोक आस्था का महापर्व छठ जो है 4 दिनों तक चलेगा। खरना होगा और खरना के ठीक बाद पहला अर्घ होगा शाम में और फिर उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसके साथ साथ 4 दिनों का महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। ये देखिए छठ घाट पर क्या तैयारियां की गई हैं। जितने छठ व्रती पहुंचेंगे उनको नहाने की व्यवस्थाएं कैसे की गई हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि गंगा का जलस्तर काफ़ी उफान पर है और इसको लेकर के कई निर्देश मुख्यमंत्री ने दे रखा है। ये बांस बल्ले जो आप देख रहे हैं इसके आगे नहीं जाने की हिदायत है, यानी कि आपको अगर स्नान करना है तो आप यहीं पर कर सकते हैं, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो खतरनाक साबित हो सकता है। नहाए खाए के साथ कल इसकी शुरुआत होगी और खरना फिर पहला अर्घ होगा और फिर अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ साथ ये महापर्व छठ का समापन हो जाएगा। तो पटना से हमारे संवाददाता अश्मित सिन्हा की रिपोर्ट आप देख रहे थे और अब बात करेंगे आजम खान की, क्योंकि उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान को हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा का ऐलान कर दिया है। हालांकि लगे हाथ आजम ने जमानत भी ले ली, लेकिन जेल जाने का खतरा टला नहीं। राजनीति के सूरमा कहे जाने वाले आजम खान पर एक बार फिर कोर्ट का हंटर चला है। वही आजम जिनकी भैंस गुम हो जाने पर पूरा पुलिस महकमा उसे ढूंढने निकल जाता था, वही आजम जिनकी कभी रामपुर में तूती बोलती थी, आज उन्हीं आजम पर कानून का चाबुक चला है। आजम खान को एक बार फिर से जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि भड़काऊ भाषण देने के मामले में आजम खान को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि आजम खान को लगे हाथ जमानत भी मिल गई है, लेकिन अगले 8 दिनों में उन्हें पूर्ण रूप से जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल करनी होगी। यानी आजम खान पर अब भी कोर्ट की तलवार लटक रही है। जिस राजनीतिक रसूख के नाम पर आजम खान अधिकारियों को धमकाते थे, उन्हें गरियाते थे, पलक झपकते ही उनका ट्रांसफर करवा देते थे, अब वही खेल आजम खान पर भारी पड़ गया है। भड़काऊ भाषण देने के एक मामले में सपा नेता और विधायक आजम खान को रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है। देखिए ये मैक्सिमम पनिशमेंट था। भाई नीचे को कर ले यार। उसमें मैंडेटरी प्रोविजन जी उस बिना पर लेकिन मैं इंसाफ। फैसले के दौरान आजम खान भी कोर्ट में मौजूद थे और जज ने जैसे ही उन्हें दोषी करार दिया, आजम खान कोर्ट में ही कांप उठे। पल भर में उन्हें जेल के अंदर बिताए गए 28 महीने का वो दौर याद आ गया। आजम खान को क्या पता था कि उनकी ये हनक, उनका ये धौंस, उनका ये बड़बोलापन उन पर भारी पड़ने वाला है। एक पुराना बॉलीवुड का गाना है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आज ये गाना आजम खान पर बहुत फिट बैठ रहा है। आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अत्याचार किया है, एक एक करनी का उनका हिसाब हो रहा है और इसीलिए 27 महीने जेल में रहने के बाद वो बेल पर बाहर आए थे, लेकिन ये अल्प विराम था। अब फिर कोर्ट ने उनको दोषी सिद्ध किया है और जेल की सलाखों के पीछे जाने का अवसर फिर उत्पन्न हो रहा है। ऐसे कई फैसले आएंगे और आजम खान के किए गए अत्याचार का एक एक का हिसाब होगा। चुनाव प्रचार के दौरान 7 अप्रैल 2019 को आजम खान ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ खूब अनाप शनाप बोला था। पीएम मोदी के खिलाफ मुस्लिमों को खूब भड़काया था। रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार के खिलाफ भी जमकर जहर उगला था। छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है और उनके साथ ही कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को भी जेल में ही रहना होगा। रायपुर में भ्रष्ट अफसरों और कारोबारियों पर कार्रवाई की गाजगिरी है। रायपुर में आईएएस अफसर समीर बिश्नोई, कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को जेल हो गई है। रायपुर कोर्ट ने इन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया है। हालांकि ईडी ने इन लोगों के लिए अपनी कस्टडी मांगी थी।
आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को आज स्पेशल कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया है। अभी जो एक्यूज़ हैं वो यहीं हैं कोर्ट जेल परिसर में, और अब ये 14 दिन ये तीनों लोग रायपुर जेल में रहेंगे। आप देख सकते हैं मैं रायपुर जेल के परिसर में ही खड़ी हुई हूँ, और तीनों ही लोग आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी अब 10 नवंबर को ईडी की स्पेशल कोर्ट में हाजिर होंगे, पेश होंगे। लेकिन 14 दिन अब उन्हें इस रायपुर जेल में रहना पड़ेगा। रायपुर की एक केंद्रीय जेल है और यही अब अगले 14 दिन का ठिकाना होगी। जेल के अंदर जाने से पहले कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और आईएएस समीर बिश्नोई गलबहियां करते नजर आए। विक्ट्री साइन दिखाते हुए दोनों अपने आप को कुछ इस तरह दिखा रहे थे मानो कोई जंग जीत कर आए हों। आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी बीते 14 दिनों से ही ईडी की कस्टडी में थे। ईडी इनसे रायपुर में पूछताछ कर रही थी। ईडी को पहले 8 दिन और बाद में 6 दिन की अतिरिक्त रिमांड मिली थी। ये रिमांड आज खत्म हो गई, जिसके बाद आरोपी अफसर और कारोबारियों को कोर्ट में पेश किया गया। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिली है। 10 नवंबर तक की जुडिशियल कस्टडी है तीनों एक्यूज्ड के लिए, और अब 10 नवंबर को ही जो है इनकी न्यायिक अभिरक्षा जो है 10 नवंबर को। 13 अक्टूबर को समीर बिश्नोई को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। छापेमारी के दौरान समीर बिश्नोई के घर में लगभग 2 करोड़ का 4 किलो सोना और 20 कैरेट हीरा मिला था। इसके साथ ही 47 लाख रुपए नकद भी मिले थे। ईडी ने 13 अक्टूबर को पहली बार इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन पर कोल माइनिंग में अवैध लेन देन का आरोप था। तीनों के पास से कुल 6 करोड़ 30 लाख का सोना और हीरा आदि मिला था। बाद में मिली संपत्ति को ईडी ने उजागर नहीं किया। इधर गुजरात विधानसभा चुनावों का किसी भी दिन ऐलान हो सकता है, जिसको लेकर सत्ताधारी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। और एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में परचम लहराने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी टिकट बांटने में इस बार उन विधायकों का टिकट काट भी सकती है जिनका परफॉर्मेंस खराब है या फिर उनके खिलाफ ज्यादा शिकायतें भी मिली हैं। यानी कि गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारी और ज्यादा पुख्ता करनी शुरू कर दी है, और फिर से चुनाव कैसे जीता जाए इसके लिए रणनीति पर काम हो रहा है। आइए आपको यह भी बता देते हैं कि इस बार टिकट बांटने में बीजेपी क्या कुछ करने वाली है, किस तरीके की तैयारी बीजेपी की है, क्योंकि गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी 55 नए चेहरों को मौका दे सकती है, यानी कि 55 नए चेहरे मैदान में उतार सकती है। पिछला चुनाव आपको याद होगा 10,000 से ज्यादा वोट से हारने वालों को टिकट नहीं देने की तैयारी कर चुकी है बीजेपी। सोमनाथ समेत 30 सीटों पर नए प्रत्याशी उतारने का फैसला है, और ये जानकारी सोर्सेस के हवाले से बहुत पुख्ता आई है। पिछला चुनाव 1000 से कम वोट से जीतने वालों को भी टिकट नहीं मिलेगा। पार्टी के आंतरिक सर्वे में 25% विधायकों के खिलाफ नाराजगी भी है, शिकायत भी है, और मौजूदा विधायकों में से 25% का टिकट काटने पर विचार किया जा रहा है। यानी कि हर एक कदम को फूंक फूंक कर रखने की तैयारी में है बीजेपी गुजरात चुनाव के मद्देनजर। यानी कि चेहरा ऐसा हो जो जीत की गारंटी हो, वरना उस चेहरे का टिकट कटना तय माना जा रहा है। इधर चीन नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बार बार ऐसी हरकतें चीन करता है जिससे भारत चीन के बीच टकराव के हालात बन जाते हैं। विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट से कुछ समय पहले ही दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी थी, लेकिन चीनी सेना पैंगोंग लेक के पास फिर से शेल्टर बनाने में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले हफ्ते ही तीसरी बार सर्वोच्च नेता चुने गए हैं। उसके बाद सीमा पर चीनी सेना शेल्टर बनाने में जुट गई है, जो भारत चीन के रिश्ते के लिहाज से ठीक नहीं है। कुछ समय पहले ही दोनों देशों की सेनाएं विवादित पॉइंट से पीछे हटी थी, लेकिन चीन है कि मानने को तैयार ही नहीं। फिर से चीन के सैनिक विवादित इलाके में अपने टेंट लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना ने पैंगोंग लेक के पास 20 दिन के अंदर 85 से ज्यादा नए शेल्टर तैयार किए हैं, जिसे अब चीनी सेना के लिए सबसे बड़े लॉजिस्टिक सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ पर 250 से ज्यादा अस्थायी शेल्टर भी हैं। इस हरकत के बाद तो एक बात साफ हो गई है कि चीन भरोसा करने लायक नहीं है। उसे उसी के तरीके से जवाब देना होगा, तभी वो ठीक रहेगा।
इधर राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग लड़कियों को स्टैंप पेपर पर बेचे जाने की भारत 24 की खबर का असर हुआ है और एनएचआरसी के डेप्यूटी डायरेक्टर जेमिनी कुमार श्रीवास्तव ने नोटिस देकर इस पर जवाब मांगा है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि आखिर बेटियों को उनके अपने ही क्यों बेच रहे हैं। 21वीं सदी के राजस्थान में आज भी ऐसी खबरें आती हैं जो समाज और नारी सशक्तिकरण के दावों पर तमाचा है। कहीं चंद रुपयों के लालच में तो कहीं कर्ज के बोझ तले दबे परिवार अपने कलेजे के टुकड़े का सौदा कर देते हैं। भीलवाड़ा मुख्यालय से 75 किलोमीटर दूर जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के पंडेर कस्बे से सटी कंजर बस्ती में ऐसी घटनाएं आम हैं। दलालों के जरिए स्टैंप पेपर पर लोग अपनी 8 से 18 साल की बेटियों को बेच देते हैं। भारत 24 ने जब इस गंभीर मुद्दे पर खबर दिखाई तो जयपुर से लेकर दिल्ली तक हिल गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने खबर का संज्ञान लिया, तत्काल राजस्थान के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया और डीजीपी को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पंडेर पंचायत के सरपंच मुकेश जाट से भारत 24 ने जब मामले में बात की तो उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बीच जब किसी बात को लेकर झगड़ा होता है तो जातीय पंचायत अर्थदंड लगा देती है, जिससे उतारने के लिए मजबूरी में परिवार अपनी बेटियों को बेच देते हैं। दलाल कमीशन के चक्कर में लड़कियों को दूसरे डेरों में बेच देते हैं, जहां उनसे जिस्म फरोशी तक कराई जाती है। इन समाज के लोग पंचायत बिठाते हैं, उन पंचायत के अंदर बड़े बड़े एजेंट लोग रहते हैं। तो इन समाजों के अंदर जब पंचायत बैठती हैं तब गरीब परिवारों के ऊपर इनको दंडित किया जाता है, इनके ऊपर जुर्माना किया जाता है। उस जुर्माने को ये गरीब परिवार कभी अपनी ज़िंदगी में चुका नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके पास न तो कोई आय के स्रोत है, न इनके पास जमीन रहती। तो इन गरीब परिवारों के पास में दो ही उपाय बचते हैं, या तो अपनी ज़मीन बेचना या अपने बच्ची को बेचना। सामाजिक कार्यकर्ता और वकील नारायणी बागरिया बेटियों को बेचे जाने के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार में ही ये देखा है और बेटियों का दर्द वो बखूबी समझती है। बेटियों को बेचने का काम समाज में सबसे घृणित कार्य है, सबसे घटिया काम है। ऐसे काम बेटियों के माँ बाप द्वारा किए जा रहे हैं। मैंने रिसेंट ही ऐसे केस को फेस किया है जिसमें मेरे रिलेशन में मेरा भांजा है, उसका बाप उसकी बच्ची को कई जगह बेच चुका है और ऐसी ठगी का शिकार मेरा भांजा भी हुआ है, जिसका मैंने खुद लड़ कर के और केस दर्ज करवाया और उसका केस पुलिस थाना सदर में दर्ज है। माना जा रहा है कि आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के अभाव में बेटियों को बेचने की घटनाएं हो रही हैं, जिससे सरकारी विभागों की कार्यशैली पर भी सवाल उठता है।